बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 जिसका नाम है व्यावसायिक सेवाएं। इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, आप उसको देखिएगा जरूर। उसके अंदर मैंने आपको बताया था व्यावसायिक सेवाओं का अर्थ एवं उसकी प्रकृति किस प्रकार है। तो आज का जो वीडियो है, जो वीडियो नंबर 2 है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे बैंक और बैंकिंग सेवाएं क्या होती हैं। तो बच्चों कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले देखिए बच्चों बैंक क्या है। तो बैंक क्या है बच्चों, बैंक आपने देखा होगा, बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे ओरिएंटल बैंक, ये सभी बैंक हैं। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कि मुद्रा का लेन देन करती है, मुद्रा को एक्सचेंज करती है। मुद्रा मतलब हो गया करेंसी, जो रुपए हैं उसको हम मुद्रा या करेंसी बोलते हैं। तो इनका लेन देन किया जाता है। तो बैंक क्या हो गई, बैंक वो संस्था हो गई जहाँ पर मुद्रा का लेन देन होता है। यह संस्था, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों का जो रुपया है वो अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है, और जिन लोगों को रुपए की जरूरत होती है उन लोगों को रुपया प्रदान करती है या उनको ऋण प्रदान करती है। तो दो चीजें हमें समझ में आ गई। बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि मुद्रा का लेन देन करती है, ये लोगों से पैसा जमा करवाती है और ऐसे लोगों को जिनको ऋण की जरूरत है उनको ऋण प्रदान करती है। 2 पॉइंट समझ में आ गए। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा, ये तो एक नॉर्मल है, इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे कार्य करती है, जैसे कि साख का निर्माण, एजेंसी कार्य, सामान्य कार्य, ये भी बहुत सारे कार्य हैं जो कि बैंकों के द्वारा आजकल किए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक कार्य। जो बैंक है उसके 2 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला पॉइंट है प्राथमिक कार्य और दूसरा पॉइंट है सहायक कार्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं, बैंकों के प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखिए, जमा स्वीकार करना। नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसके अंदर पैसे को जमा किया जाता है, जो लोग हैं उनसे पैसा जमा करवाया जाता है। तो जो बैंक का प्रमुख कार्य है वो ये है कि जनता के द्वारा जो पैसा है उसको स्वीकार करना, जो पैसा जनता दे रही है उसको जमा करना। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के खातों में पैसा जमा करवाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये समझ में आ गया कि जो प्राथमिक कार्य है बैंक का वो ये है कि वो जमा स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो अब किन जगह ये पैसा लिया जाता है, बैंक में तो लिया जाता है, पर बैंक के अंदर जो जनता है उसके विभिन्न प्रकार के अकाउंट होते हैं जिनमें ये पैसा सेविंग किया जाता है या उसमें ये पैसा जमा किया जाता है। जैसे मैं आपको अलग अलग प्रकार के खातों के नाम बताती हूँ। निश्चितकालीन जमा खाता, चालू जमा खाता, बचत जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और बहुविकल्पी जमा खाता। ये विभिन्न प्रकार के जमा खाता हैं जिनके अंदर जनता के पैसों को जमा किया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट देखिए, ऋण देना। ऋण देना मतलब होता है किसी को लोन देना। ठीक है, तो बैंक का जो प्रमुख दूसरा कार्य ये है कि ऐसे लोगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना या वित्तीय सहायता प्रदान करना जिनको पैसे की जरूरत है, उनको ऋण प्रदान करना। ठीक है, और ये ऋण किस रूप में दिया जाता है, बैंक अधिविक्रयण द्वारा, नकदी उधार द्वारा, बिलों की कटौती द्वारा या सिंपल ऋण देके। ये अलग अलग प्रकार के तरीके हैं जिनके द्वारा बैंक जनता को ऋण प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, सहायक कार्य या द्वितीयक कार्य। 2 पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए। जो प्राथमिक कार्य हैं बैंक के वो तो 2 ही हैं, कौन सा, या तो पैसा जमा करेंगे या ऋण देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सहायक कार्य, जो सपोर्टिंग रोल हैं बैंक के, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, बैंक 2 कार्यों के अलावा बहुत से अनेक कार्य भी करते हैं जिनको हम सहायक कार्य या द्वितीयक कार्य भी कहते हैं। अभी जो द्वितीयक कारक या सहायक कारक हैं इनको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देंगे। पहला पॉइंट है एजेंट के रूप में, दूसरा पॉइंट है सामान्य उपयोगिता के कार्य। तो पहला पॉइंट है एजेंट के रूप में किस तरीके से काम करते हैं, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए एजेंट के रूप में कार्य। सबसे पहले क्या करते हैं, बैंक अपने ग्राहकों की ओर से जो चेक है, जो किराया है, ब्याज है, उनको इकट्ठा करता है और उनकी ओर से जमा करवा देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो
लाइफ इंश्योरेंस है, बीमा है, उसकी किस्तें भी किसके द्वारा की जाती है? बैंकों के द्वारा की जाती है। आपने देखा होगा ना ईसीएस। ईसीएस क्या होता है बेटा? ईसीएस होता है मंथली आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। जैसे अगर आपको कहीं पर लोन लिया है तो लोन की जो किस्त है ना, आपने बीमा ले रखा है तो बीमा की जो किस्त है वो आपके बैंक के द्वारा इजीली निकल जाती है, इजीली कट जाती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभूतियों की जानकारी क्या करता है? इधर उधर से इकट्ठा करता है, उनकी ओर से खरीदने एवं बेचने या सुरक्षित रखने का भी कार्य करता है। तो अलग अलग प्रकार की जो प्रतिभूतियां हैं उनको खरीदना, उनको बेचना या सुरक्षित रखने का कार्य भी बैंक करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुपया भेजना, वो भी आप क्या कर सकते हैं? बैंक के द्वारा भेज सकते हैं। जैसे मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं अपने अंकल जो कि दिल्ली में बैठे हैं उनके द्वारा पैसा प्राप्त कर सकती हूँ। तो कैसे प्राप्त करूंगी? बैंक के माध्यम से। वो मुझे सिंपली क्या करेंगे? बैंक के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो ये भी एक इसका सहायक कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। ठीक है, तो सामान्य उपयोग के हिसाब से आप देखें तो बैंक हमें क्या देता है? लॉकर सुविधा प्रदान करता है। तो पहला पॉइंट हमें हो गया कि ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करना। दूसरा देखिए, चेक की सुविधा प्रदान करता है जिससे हमारी सुरक्षा बनी रहती है, हमें सुविधा रहती है। हमें किसी को पैसा देना है तो हम नगद देने के बजाय हम उसको क्या देंगे? चेक दे देंगे, जिससे हमारी सुरक्षा बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि ना तो हमें पैसा इधर उधर गिरने का वो होगा, ठीक है, कि कहीं हो सकता है किसी ने हमसे चुरा ले या कोई हमसे हमारे साथ धोखाधड़ी कर ले। ऐसी सिचुएशन भी इससे हट सकती हैं या हटाई जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक अपने ग्राहकों की जो आर्थिक स्थिति है उसकी सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं और देश विदेश के जो व्यापारियों की जो आर्थिक स्थिति है उनकी जानकारी अपने ग्राहकों को देते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज है इंफॉर्मेशन का वो भी कार्य कौन करते हैं? बैंक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक अपने ग्राहकों को सुविधा के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट या भुगतान का आदेश भी जारी करता है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? सहायक कार्य इसमें। ठीक है, ये सारे कार्य कौन से हैं? सहायक कार्य। बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि बैंक क्या है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि मुद्रा का लेन देन करती है, एक्सचेंज करती है। फिर मैंने आपको बताया बैंक के दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक कार्य कौन सा होगा? प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में भी दो कार्य होंगे। एक कार्य होगा जमा स्वीकार करना और दूसरा क्या देना? लोन देना। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया सहायक कार्य। सहायक कार्य में दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक एजेंट के रूप में और एक बच्चों सामान्य उपयोगिता की सेवाओं के रूप में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, बैंक खातों के प्रकार। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि बैंक है वो मुद्रा का लेन देन करता है। उसका जो प्राथमिक कार्य है उसमें मैंने आपको बताया था कि वो पैसा जमा करते हैं। अब ये जो पैसा जमा किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के खातों में किया जाता है। अब ये विभिन्न प्रकार के खाते किस प्रकार के होते हैं वो हम समझ लेते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, निश्चितकालीन जमा खाता जिसको हम FD बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आपने पैसा जमा करवा दिया, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। ठीक है, इसे हम मियादी जमा खाता भी बोलते हैं। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए आप क्या कर देते हैं? बैंक में पैसा जमा करवा देते हैं। जैसे ही आपकी निश्चित अवधि है उसकी समाप्ति होती है तो आपको क्या हो जाता है? वो पैसा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट देखिए, ऐसे खातों पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऐसे खातों में जो इंटरेस्ट रेट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जितने ज़्यादा टाइम पीरियड आपका बढ़ेगा, जितना टाइम पीरियड आपका बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो थी फिक्स डिपॉजिट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, चालू जमा खाता। चालू जमा खाता को हम करंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये खाता बेसिकली व्यापारियों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि आप कितनी बार भी पैसा जमा करवा सकते हो
और कितनी बार भी आप पैसा निकाल सकते हो। एक ही दिन में आप कितनी बार भी पैसा जमा करवा सकते हैं और कितनी बार भी आप उसमें निकाल सकते हैं। बैंक इस प्रकार की जमा पर कोई ब्याज नहीं देता। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप इस प्रकार के जमा खाते में अगर आप पैसा जमा करवाते हैं तो उस पर आपको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता, ठीक है। परंतु इसके अलावा ऐसी सेवाओं के लिए सेवा शुल्क भी लिया जाता है कि आप कितने बार भी पैसा जमा करवा सकते हैं, कितनी बार भी पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो बैंक है, ये जो सेवा प्रदान करने के लिए जो बैंक है वो क्या लेता है, सेवा शुल्क लेता है, पर इंटरेस्ट रेट किसी भी प्रकार की नहीं दी जाती। 1, 2, 5% किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दी जाता। नेक्स्ट देखिए, बचत जमा खाता। क्या है बच्चों, बचत जमा खाता। इसको हम सेविंग अकाउंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसे, सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर अपन डे टू डे की जो छोटी मोटी जो हमारी सेविंग होती है उसको हम इसके अंदर जमा कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको ब्याज मिलता है, पर ब्याज की जो रेट होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इस खाते पर भी बैंक क्या देता है, ब्याज देता है, परंतु इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो एफडी से कम होती है, ठीक है बच्चों। तो बचत जमा खाता हम जैसे गृहिणियों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे भी अपना बचत जमा खाता स्टार्ट कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता को हम आरडी भी बोलते हैं या रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिकरिंग डिपॉजिट। देखिए बच्चों, इस प्रकार के जमा खाते में जो जमा करता है वो एक निश्चित समय तक प्रति मास एक निश्चित राशि जमा करता है। मान के चलो आपने 5 साल के लिए हर महीने 2000 रुपये जमा करने का क्या किया है, निश्चित किया है, आपने अकाउंट खुलवाया है। इस प्रकार का जो अकाउंट होता है वो आवर्ती जमा खाता होता है। जमाकर्ता को जमा राशि जितना उसने पैसा जमा करवाया है वो प्लस इंटरेस्ट, जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो प्लस इंटरेस्ट दोनों एक साथ मिलता है। और ये पैसा कब मिलता है, निश्चित अवधि पूरी होने के बाद। जैसे अगर मैंने 5 साल बोला है तो 5 साल के बाद आपको क्या, आपने जो डिपॉजिट अमाउंट दिया है वो प्लस आपको इंटरेस्ट दोनों आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस खाते में मिलने वाली जो ब्याज की दर है वो बचत बैंक खाते पर जो मिलने वाली ब्याज दर है उससे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा एफडी में, फिर उससे ज़्यादा रिकरिंग डिपॉजिट में, और फिर उससे सबसे ज़्यादा तो मिलेगी आपको एफडी में, फिर उससे कम होगी आरडी में रेट, और फिर उसके बाद होगी सेविंग्स अकाउंट में। सबसे कम जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुविकल्प जमा खाता। नाम से ही मालूम चल रहा है बहुविकल्प, ठीक है। दोनों टाइप के इसमें विकल्प हैं, ऑल्टरनेट, इसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक ऐसा खाता जो कि बचत खाता भी है और मियादी जमा खाता भी है, ठीक है। सेविंग अकाउंट भी है प्लस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ऐसे खाते को हम क्या बोल देंगे, बहुविकल्प जमा खाता, ठीक है। ये एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। इसके अंतर्गत जो खाता धारक है, जो ऑनर है उस अकाउंट का, उसके निर्देश के अनुसार उसके बचत खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है, जैसे मान के चलिए इसके बचत खाते में 5 लाख रुपए हो गए, तो क्या हुआ, ऑनर ने उसको निर्देश दिया, बैंक को निर्देश किया कि मेरे अकाउंट से 5 लाख से 4 लाख क्या कर दो, एफडी बना दो। क्या बना दो, एफडी बना दो। तो ये पैसा 4 लाख तो एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका जो अकाउंट है, जो सेविंग अकाउंट है वो 1 लाख होगा, ठीक है। इसी प्रकार के यदि इसी प्रकार की किसी समय उसके बचत खाते में पड़ी राशि उसके द्वारा काटे गए चेक से कम होती है तो उसका जो पैसा एफडी से निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, कभी ऐसा हुआ कि इस प्रकार के खाता धारक को परेशानी हुई, उसके बैंक में पैसा कम है और उसने खाता धारक ने क्या किया, चेक ज़्यादा का दे दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो उसका राशि है, जो अपर्याप्त राशि है, वो मियादी जमा खाते से हस्तांतरित कर दी जाती है। ऐसे खाता धारक को 2 प्रकार के लाभ होते हैं, एक तो ऊंची दर में ब्याज मिलता है और दूसरा उसका चेक अनादर कभी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
अन्य बैंकिंग सेवाएं, इसके अलावा प्राथमिक और द्वितीयक कार्य के अलावा और कौन कौन से प्रकार के कार्य जो बैंक के द्वारा किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है ऋण। इसमें बैंक कर्जदार को एक निश्चित राशि खास समय अवधि के लिए किसी स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए दे देता है। इसका मतलब ये है कि जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करता है और ये लोन किसको दिया जाता है, वो किसी कर्जदार को दिया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, ठीक है। और इसके लिए उसको क्या देना होगा, ऋण के बदले उसे हर महीने इंटरेस्ट पे करना होगा और ये जो इंटरेस्ट है वो मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक अधिविक्रयण। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को चालू खाता में, चालू खाता कौन सा हो गया, करंट अकाउंट में जो जमा की गई जो राशि है उससे अधिक राशि को निकालने की अनुमति दे देता है। तो बैंक अधिविक्रयण को हम क्या बोल सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो किसको दी जाती है, करंट अकाउंट वाले को दी जाती है। ऐसे अकाउंट होल्डर जिनके पास करंट अकाउंट होता है उनको ये फैसिलिटी बैंक के द्वारा दी जाती है कि आपके बैंक में जितना पैसा है उससे ज़्यादा का आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसकी अनुमति दी जाती है। कोई भी व्यवसायी कोषों की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए इस व्यवस्था का लाभ उठा सकता है। ब्याज सिर्फ उसी पैसे पर लगता है जो जिस पैसे का उसके पास अभाव था। मान के चलिए कोई किसी का करंट अकाउंट है, ठीक है, कोई व्यापारी एक्स है, उसका करंट अकाउंट 5 लाख का है। अब मान के चलिए उसको 7 लाख की जरूरत हो गई, उसने बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है, ठीक है। तो 5 लाख तो है ही उसके पास, 2 लाख बैंक दे देगा और इस 2 लाख पर क्या होगा, इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी कब दी जाती है, जब बैंक अधिविक्रयण आपने लिया हुआ हो, करंट अकाउंट पर दिया जाता है, व्यापारियों को ये सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नकदी उधार। नकदी उधार भी ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधा है। इसके अंतर्गत जो खाताधारी है वो किसी मूर्त संपत्ति, ठीक है, मूर्त संपत्ति की जमानत पर, ठीक है, बेसिकली नकदी उधार कब दिया जाता है, जब आप कोई कोलेटरल देते हैं, किसी चीज को जमानत के तौर पर बैंक में रख देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जमा धनराशि से अधिक एक निश्चित सीमा तक रुपया निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपका चालू खाता होना अनिवार्य नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट में आपका करंट अकाउंट होना, चालू खाता होना बेहद आवश्यक था, ठीक है। जबकि नकदी उधार के अंदर आपके पास किसी भी प्रकार का करंट अकाउंट होना आवश्यक नहीं है, करंट अकाउंट होना नहीं आवश्यक है, ठीक है। तो करंट अकाउंट होना नहीं आवश्यक है किसके अंदर, नकदी उधार के अंदर। डिफरेंस याद करिए, बैंक ओवरड्राफ्ट में बोला गया है आप बैंक से ये सुविधा कब ले सकते हैं, जब आपका करंट अकाउंट हो, जबकि नकदी उधार में ऐसा नहीं है, आपके पास करंट अकाउंट होना आवश्यक अनिवार्य नहीं है, ठीक है। बट आपको इसके अंदर कोलेटरल देना होगा, आपको कोई मूर्त संपत्ति किसके रूप में, जमानत के रूप में रखनी होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिलों की कटौती। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो अपनी जो व्यावसायिक फर्म होती है, जो कमर्शियल फर्म होती है, उनको उनके विनिमय पत्रों पर, प्रतिज्ञा पत्रों पर हुंडियों की कटौती के द्वारा भी ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। बैंक द्वारा ऐसे दस्तावेजों का भुगतान कटौती पर, यानी उनके अंकित मूल्य, जो उनकी एमपी होती है, मार्क प्राइस होती है, उससे कम कीमत पर उनको क्या दिया जाता है, पैसा प्रदान किया जाता है। तो देखिए, बिलों की कटौती के अंदर क्या बता रही हूँ मैं, कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो अपनी कमर्शियल फर्म को लोन प्रोवाइड करते हैं और ये जो लोन है वो उनकी जो विनिमय पत्र है या प्रतिज्ञा पत्र है या हुंडियों पर दिया जाता है। बट यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये जो पैसा दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, जो अंकित मूल्य है उससे कम पर दिया जाएगा, ठीक है। जो मार्क प्राइस है उसकी कम कीमत पर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बैंक ड्राफ्ट।
ये आपने देखा होगा, जैसे मान के चलिए ये एक ऐसी सुविधा है जिसके अंदर जो अकाउंट होल्डर है वो बैंक को आदेश देता है, ठीक है। तो देखिए बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा प्रपत्र है, प्रपत्र मतलब होता है डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोषों के हस्तांतरण मतलब होता है ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो बैंक ड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि क्या करती है, कोषों का हस्तांतरण करती है। बैंक की एक ब्रांच उसी बैंक की अन्य ब्रांच, ठीक है, या दूसरे बैंक की ब्रांच को एक ऑर्डर देती है, ठीक है, जिसमें ये आदेश दिया जाता है कि उस व्यक्ति को जिसका नाम ड्राफ्ट पे लिखा गया है उसके आदेश पर एक निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान कर दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का समझ में आया, एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर कोषों का हस्तांतरण किया जाता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर कोषों का हस्तांतरण किया जाता है। मान के चलिए एक बैंक है, वो दूसरे बैंक को, ठीक है, या तो खुद के नाम जैसे एक बैंक को, जैसे कि अगर पीएनबी है तो दूसरे पीएनबी को ट्रांसफर कर देगा, नहीं तो पीएनबी है ओबीसी ओरिएंटल बैंक को या यूनाइटेड बैंक को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें यह आदेश दिया जाता है कि उस व्यक्ति को जिसका नाम ड्राफ्ट पर लिखा गया है अथवा उसके आदेश पर एक निर्दिष्ट राशि, एक जो लिमिटेड राशि है, जो लिखी हुई राशि है, उसका भुगतान कर दिया जाए। इसे हम क्या बोल देंगे, बैंक ड्राफ्ट सुविधा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंकर्स चेक या भुगतान राशि। सेम ये आपके इस वाले पॉइंट का है, बैंक ड्राफ्ट जैसा, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट में हम कह रहे हैं दूसरे किसी जगह पर भी ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, जबकि बैंकर्स चेक में सिर्फ आप अपने शहर में ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंकर्स चेक, ठीक है। तो बैंकर्स चेक क्या है, बैंकर्स चेक भी एक ड्राफ्ट की भांति होता है। इसके अंदर ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर भुगतान केवल उसी शहर में किया जाता है, जिस शहर में वो बैंक है उसी शहर में इसका पेमेंट किया जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बने रहें ई कक्षा के साथ। थैंक यू।